इस स्टोरी की शुरुआत करने के लिए हमको जाना होगा 1973 में, जहाँ पे 18 साल का लड़का हताश हो चुका था अपने मिडिल क्लास फिर अपने गरीबी की वजह से। उसके फादर का बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था, तो उसको पता था अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा, इसलिए वह मुंबई आ गया अपनी पूरी फैमिली के साथ। उस लड़के का नाम है हर्षद शांतिलाल मेहता। मुंबई आने के बाद बहुत सारी उसके मन में ख्वाहिशें थी और सपनों की नगरी में वो आ चुका था, इसलिए उसने बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस किए, जैसे कि प्लास्टिक क्रैप्स भी कलेक्ट किए, सीमेंट की ट्रेडिंग कर दी। और 1977 तक उसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसने एक जगह पे नौकरी करने की ठानी और हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपये पर मंथ सैलरी पे एज ए क्लर्क ज्वाइन कर लिया। हर्षद और उसका भाई अश्विन मेहता दोनों अलग अलग तरह के कई सारे बिजनेस ट्राई कर लिए थे, लेकिन उसको उनमें उन तरह की उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, इसलिए हर्षद पी अम्बालाल के पास जॉबर की नौकरी करने लगी। जॉबर मतलब क्या होता है? ब्रोकर का एजेंट होता है जो बीएसई के रिंग में घूमता है और शेयर बेच और खरीदने के लिए की ब्रोकर के लिए डील करता है, और उसको ब्रोकर उस काम के लिए कुछ कमीशंस देता है। लेकिन पहला ही दिन हर्षद का खराब गया, उन्होंने 2000 का लॉस कर दिया। लेकिन एक साल तक अपने स्किल को डेवलप करने के बाद वो एक साल के अंदर हर्षद सबसे बड़े और स्किलफुल जॉबर बन गए बीएसई की रिंग में। उसको यह पता था कि अगर कंपनी के अंदर की खबर हमको मिल जाती है, यानी कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, तो हम उस पे अप जाएगी या डाउन जाएगी शेयर प्राइस, ये हम डिसाइड कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसने कनेक्शन बनाना चालू कर दिए लेबर यूनियन के लीडर्स के साथ या फिर अंदर के एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसके उसको इनसाइड इंफॉर्मेशन पता चल सके। इनसाइड इंफॉर्मेशन मतलब कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है या कोई ऑर्डर मिला है या फिर कोई स्ट्राइक होने वाली है, तो वह सेल शेयर को बाय कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। इसको बोलते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। उस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल थी, लेकिन अभी के टाइम में यह इलीगल है। ना कि सिर्फ जॉबर के तौर पर, और वो खुद के भी पैसे इस इनसाइडर ट्रेडिंग के में लगाते थे और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे। उसी तरह की एक दूसरी स्ट्रैटेजी हर्षद अपना रहा था, वो था पंप एंड डंप टेक्निक। मतलब क्या होता है, किसी शेयर को बाय करना और बहुत ज़्यादा पैसा लगने पर वो अप जाने पर बेच देना। और छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, यानी कि पेनी स्टॉक जो होते हैं, उसके बारे में ये टेक्निक काम करती है। हर्षद ने बहुत अच्छा सारा प्रॉफिट कर दिया इस टाइम पर, अच्छे खासे पैसे कमा लिया। लेकिन वही दिन आता है 18 मार्च 1982, मतलब ब्लैक थर्सडे बोलते हैं उसको शेयर मार्केट की भाषा में। 2 बजे तक तो मार्केट ऐसा ही अप ही जा रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद अचानक पैनिक सेलिंग आ गई और हर्षद मेहता को 10 लाख का लॉस हुआ। मतलब आसमान छूने को गए थे, लेकिन पूरे तरह जमीन पे आ पटकी। यही बात हुई हर्षद मेहता के साथ। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनको अपनी घर की ज्वेलरी होती है ना, वो भी गिरवी रखनी पड़ी थी। और इसी टाइम पे बात आती है जून 1982 में। हर्षद और अश्विन ने दोबारा मार्केट में कदम रखने का सोचा और खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ओपन कर दी। उसका नाम था ग्रोमर कंसल्टिंग। वो बहुत छोटे से ऑफिस में ओपन कर दी। उसका काम क्या था ग्रोमर का? बड़े बड़े लोग होते हैं उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। हर्षद के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो थी, उसको पता था तो कोई स्टॉक अप जाएगा, लेकिन खुद के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करता था
और अच्छे खासे उनको रिटर्न देता था, बहुत हाई रिटर्न देता था। इतने हाई रिटर्न देने के कारण वह जल्द ही पूरे मार्केट में फिर से फेमस हो गया और ग्रो मोर का नाम आसमान छूने लगा। बहुत सारे लोग ग्रो मोर में पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े थे, लाइन लगा के खड़े थे। और 1985 आते आते हर्षद मार्केट का बादशाह बन चुका था। तो वह बात होती है ना, आपके सक्सेस से हर कोई खुश नहीं होता। इसी तरह हर्षद की सक्सेस पे एक आदमी पूरी तरह से नजर रखाए हुआ था, वह था मार्केट का ब्लैक मांबा यानी मनु मानिक और उसकी गैंग। मनु मानिक आमतौर पे क्या करते थे, शॉर्ट सेलिंग करते थे। मतलब कोई शेयर अगर अप जा रहा है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसके शेयर बेच देते थे। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, शॉर्ट में बताता हूँ। शेयर बेचना, उसके बाद नीचे आने के बाद उसको खरीदना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आमतौर पर क्या होता है, पहले शेयर हम लोग खरीदते, कुछ दिनों बाद अप जाने के बाद बेच देते, इसको बोलते हैं लॉन्ग करना शेयर को। और उसी तरह पहले शेयर को हम बेच सकते थे उस टाइम 15-15 दिन तक, और नीचे आने के बाद उसको खरीद सकते थे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो यह काम कौन करते थे, मनु मानिक और उसकी गैंग करते थे। और जितने ज़्यादा शेयर्स गिरेंगे उतना ज़्यादा फायदा इनको हो रहा था। लेकिन हर्षद मेहता की वजह से मार्केट अप ही जा रहा था, तो इनको कोई अच्छा चांस नहीं मिल रहा था। और इधर ग्रो मोर ने छोटे छोटे इन्वेस्टर के साथ, रिच पीपल के साथ, इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व कर दिया अपने साथ काम करने के लिए। और जल्द ही ग्रो मोर इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक हो गई कंपनी। लेकिन हर्षद का सपना तो अभी भी दूर था। उसको मुंबई में आने के बाद बहुत ज़्यादा अमीर होना था, इसलिए उसने मनी मार्केट में एंट्री करने का फैसला लिया। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे, और इसी चीज़ में एक बहुत बड़ा लूप होल था। 10-15 दिन के लिए पैसे ब्रोकर के अकाउंट में पड़े रहते थे और ब्रोकर बैंक को BR यानी बैंक रिसिप्ट देते थे। इसी पैसे को हर्षद ने शेयर मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने कुछ फेवरेट स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू कर दिया। वही पुरानी टेक्निक, पंप और डंप वाली। और 10-15 दिन बाद वह शेयर अप जाने के बाद उसको बेच के वह पैसे निकाल कर बैंक को लौटा देता था, खुद का प्रॉफिट निकाल लेता था। इसी टेक्निक से या इसी तरीके से हर्षद के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा मार्केट में डालने के लिए। इसी बैंकों के पैसे को यूज़ करके उसने मार्केट को नई ऊंचाई पर चढ़ा दिया। मतलब आप सोच सकते हैं, मई 1990 में सेंसेक्स 800 का था, वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 आने तक 4500 तक गया। और हर्षद के कुछ फेवरेट स्टॉक्स जैसे अपोलो टायर्स का प्राइस 10 गुना बढ़ गया था, और एसीसी का प्राइस तो 300 से 10,000 तक पहुंच गया था। बियर कार्टेल मतलब मनु मालिक की गैंग मार्केट को नीचे लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई हो चुका था। मतलब अप ही अप जा रहा था, नीचे आने को कोई सोच नहीं था। इतना ज़्यादा पैसा हो गया हर्षद के पास कि उसने 29 लग्जरियस कार खरीदी और एक लेविश पेंट हाउस खरीद लिया। हर दिन हर्षद एक बड़े बड़े मैगजीन के फ्रंट पेज पे था। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का समय बदलता है। वही बात हर्षद के साथ होने वाली थी। 1991 में RBI को टिप के जरिए पता चला कि BR का मिसयूज हो रहा है, यानी बैंक रिसिप्ट का मिसयूज हो रहा है। इसलिए उन्होंने इंक्वायरी की ऑर्डर निकाली, और इसके बाद भी हर्षद ने SBI के 500 करोड़ का लोन लिया और इसको शेयर मार्केट में लगा लिया। वह फेक BR नहीं ला पाए दूसरे बैंकों से हर्षद मेहता, तो उसने क्या किया, SBI के एक एम्प्लॉय R सीतारामन को कुछ पैसे खिलाकर SBI के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन SBI
ऑफिसर को यह बात पता चली अप्रैल 1992 में, तो उन्होंने हर्षद को पैसे वापस करने को कहा और उस पर दबाव डाला। उसने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और दूसरे बैंक से पैसे लिए और इंस्टॉलमेंट में पैसे लौटाने लगे। तभी सुचिता दलाल नाम के रिपोर्टर ने 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे खबर दे दी कि शेयर मार्केट में बिग बुल ने कुछ स्कैम किया है। सरकार के सामने बहुत सारी समस्या आ गई और विरोधियों ने संसद में हंगामा करना चालू कर दिया और हर्षद के खिलाफ तो सरकार ने इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी। सारे देश को हर एक स्कैम के बारे में पता चलने लगा और हर्षद मेहता के सारे स्टॉक गिर गए, पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो गया और जिस बैंक ने फेक बीआर दिया था वह बैंक भी डूब गए। पूरे स्कैम का साइज 4000 करोड़ रुपीस था। 4 जून 1992 को हर्षद और अश्विन को अरेस्ट कर लिया गया और घर, बैंक और कार्स को सील कर दिया। दिसंबर 2001 को हर्षद ने पुलिस कस्टडी में अपनी आखिरी सांसें ले ली। तो यह थी मार्केट के बिग बुल हर्षद मेहता की कहानी। आपको हर्षद मेहता के बारे में क्या लगता है? क्या उनके साथ गलत हुआ होगा? यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।